नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरिद्वार सितकुल में कर्मचारी राज्य निगम के 300 बेड के अस्पताल का शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव शिलान्यास करेंगे। इससे पहले हरिद्वार के सांसद रहे हरीश रावत अस्पताल की आधारशिला को रख चुके हैं और इसकी पूजन कर चुके हैं। साथ ही बता दें कि इसी वजह से अब शिलान्यास कार्यक्रम चर्चाओं में है। सितकुल में कर्मचारी राज्य निगम का 300 बेड का अस्पताल बनना है। दरअसल बता दें कि अस्पताल में 50 बेड सुपर स्पेशलिटी के होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। समारोह में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और सांसद और पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान, मेयर अनीता शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ साथ जिस तरीके से ये कार्यशाला है वो करी जा रही है और अब मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे इसके बाद सीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और बाकायदा सूचना विभाग के ने सीएम की ओर से अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम की प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। हालांकि ईएसआई महानिदेशालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी के अस्पताल के साइट निरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई पब्लिक आई ऐप और महिला सुरक्षा हेतु मिशन गौरा शक्ति ऐप का शुभारंभ कर दिया है। लेकिन उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि जब एक ही विभाग में बहुत सारे ऐप हो जाते हैं तो लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उन्होंने वो लाभ लोगों को नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि चीजों का सरलीकरण करके पब्लिक को समाधान दिया जाए, ना कि जटिलता पैदा हो। धामी ने कार्यक्रम के दौरान डीजीपी अशोक कुमार से कहा कि ज्यादा ऐप बनाने से लोग भ्रमित हो सकते हैं। सिस्टम का सरलीकरण कीजिए और जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कोविड जागरूकता, हानिकारक कूड़े के निस्तारण और जोखिमपूर्ण स्थानों के चिन्हीकरण को लेकर चलाए जा रहे माउंट गंगोत्री एक पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग ऑफ भी किया है। इसी के साथ ही इंस्पेक्टर एसडीआरएफ सुश्री अनीता गोराला के नेतृत्व में 9 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा ये अभियान और इन अभियानों की विवेचना में गुणात्मक सुधार और सफल अनावरण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विवेचक को स्मार्ट एविडेंस टूल के टैबलेट प्रदान किए गए। आगे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस की समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पुलिस में खेल कोटे की भर्ती अब शुरू की जाए, साथ ही पीएससी के जवानों को बसों की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड में शीघ्र ही एंटी ड्रग पॉलिसी बनाई जाएगी। साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती भी करी जाएगी। साथ ही पुलिस विभाग के आरक्षियों को ग्रेड पे के संबंध में कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस संबंध में उचित समाधान जल्द ही निकाला जाएगा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार शाम को कई प्रदेशों में नए राज्यपालों को नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अब बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। तो वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। इसी बीच उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चीन और पाकिस्तान से जुड़े विषयों के माहिर माने जाते हैं। अपने 4 दशक की शानदार सैन्य सेवा में उन्होंने उपलब्धियों के कई शिखर छुए और ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल जैसे तमाम वशिष्ठ सेवा मेडल और वशिष्ठ सेवा मेडल जैसे महत्वपूर्ण फौजी सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि सैन्य स्कूल कपूरथला से अपनी शिक्षा की शुरुआत करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने फौजी अफसर के रूप में अपना प्रशिक्षण डिफेंस एकेडमी पुणे से हासिल किया। उच्च शिक्षा में वो बेहद रुचि रखते हैं और उन्हें सैन्य विषयों में 2 बार एमफिल की डिग्री भी मिल चुकी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से वो शोध के विद्यार्थी भी रह चुके हैं।
उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। अब सरकार चारधाम यात्रा शुरू कराने के लिए उच्च न्यायालय में मजबूत पैरवी करेगी। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वसुंधरा शुक्ला ने एसएलपी वापस लिए जाने को लेकर पुष्टि की है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीटी रविशंकर को कोर्ट में उत्तराखंड सरकार बनाम सच्चिदानंद डबराल और अन्य मामलों में सुनवाई की गई, जिसमें वंशजा शुक्ला ने विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है। न्यायालय में एसएलपी वापस लेने की स्वतंत्रता के साथ मामला खारिज कर दिया गया। साथ ही अब सरकार चाहती है कि हाई कोर्ट में ही चारधाम यात्रा संचालित करने का फैसला हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने से निर्णय में देरी हो रही है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को उनके मुताबिक अब सरकार उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले में पैरवी करेगी। बुधवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने की बात कही। साथ ही उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई में काफी विलंब होने की वजह से याचिका को वापस लिया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने की वजह से तीर्थ पुरोहितों से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी नाराज हैं। यात्रा बंद होने के लिए वो राज्य सरकार को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। चुनावी साल में लोगों की इस नाराजगी से प्रदेश सरकार की परेशानी पर बल है। इस चिंता के पार करने के लिए अब सरकार नए न्यायालय में नए सिरे से नई यात्रा की शुरुआत करने के पक्ष में अपना तर्क रखना चाहती है। और कांग्रेस के 37 टिकट तय होने को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर पार्टी में नई रार छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने टिकट तय होने से असहमति जाहिर की। बता दें कि बकौल प्रीतम टिकट तय करने की एक प्रक्रिया है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो भी उस प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है और ना कोई टिकट फाइनल किया गया है, जहां गोदियाल के बयान से प्रीतम की असहमति को पार्टी के अति विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा भी शुरू कर दी थी। और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया है कि पार्टी के 37 टिकट तय कर दिए गए हैं, जबकि गोदियाल के मुताबिक भाजपा के धन बल के आगे घुटने न टेकने वाले और वर्तमान विधायकों का टिकट लगभग तय है। साथ ही साल 2012 में कांग्रेस के 32 विधायक थे। इनमें से 9 विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए। 21 विधायक पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। 2017 में पार्टी के 11 विधायक ही चुनाव जीते और इनमें से इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह, फुरकान अहमद और हरीश धामी 2012 में 12 विधायक रहे। और गुरुवार की रात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर तबाही मच गई। यहां पर सिरोहगढ़ में भारी मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया और उक्त मलबे में कई वाहन फंस गए, तो वहीं एक ट्रक भी खाई की ओर लटक गया। बताते चलें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। रुद्रप्रयाग जिले में भी रात भर मूसलाधार बारिश हुई और यहां कई कस्बों के गांव में जनजीवन प्रभावित हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोहगढ़ में मलबा आने की वजह से अब वो अवरुद्ध हो गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि सिरोहगढ़ में मलबे की चपेट में आकर एक जेसीबी नदी में गिर गई और ट्रक समेत कई वाहन मलबे में फंस गए हैं। साथ ही रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे को भी मैदानपुर में मलबा आने की वजह से अब वो बंद हो गया है। साथ ही बताते चलें कि कुंड, उखीमठ, चोपता, मंडल, चमोली राजमार्ग पर यातायात सुचारू है। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे, चमधार और लामबगड़ में पगल नाला भी बंद हो चुका है। चमोली जनपद में भी गुरुवार रात को हुई भारी बारिश के कारण काफी तबाही देखने को मिली। साथ ही वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बारिश का सिलसिला कुछ दिन और ऐसे ही जारी रहेगा। आज शुक्रवार को और कल शनिवार को राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि राजधानी देहरादून में शुक्रवार की सुबह मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के सभी मैदानी जिलों हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, उधम सिंह नगर समेत तमाम पर्वतीय क्षेत्रों, पौड़ी, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर, न्यू टिहरी जैसे तमाम जिलों में तेज बौछार के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी नेता कर्नल कोचियाल ने सरकार से 4 धाम यात्रा पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। कर्नल कोचियाल ने सरकार से पूछा कि अगर इसी दौरान राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की रैलियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो इसी दौरान हिंदुओं की आस्था का केंद्र 4 धाम यात्रा क्यों रोकी गई। उन्होंने मांग की है कि सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान करते हुए लोगों को 4 धाम यात्रा की अनुमति दे देनी चाहिए। हालांकि कर्नल कोचियाल ने यह भी कहा कि 4 धाम यात्रा का जितना महत्व हिंदुओं की आस्थाओं से है, लगभग उतना ही महत्व राज्य के बेरोजगार युवाओं की रोजगार का भी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में लगभग 2 साल से पर्यटन ठप पड़ा हुआ है और लोगों को अपना घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में 4 धाम यात्रा होने से राज्य को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। साथ ही ये कि युवाओं को भी रोजगार प्राप्त होता है। लेकिन सरकार के एक निर्णय के कारण अब लोगों को परेशानी हो रही है और वो काफी बढ़ चुकी है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि इसके व्यापक असर अब देखने मिल रहे हैं और इसी को देखते हुए सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। अगर सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती तो आम आदमी पार्टी राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन करेगी। और देहरादून में भले ही स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन शहर स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि अभी भी डर्टी सिटी नजर आ रहा है। हर जगह सड़कें खुदी हुई हैं, जिससे आए दिन कई हादसे होते रहते हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी के अधूरे कामों से लोगों में भी खासा नाराजगी है। 2.5 साल से अधिक का समय लगभग बीत चुका है, लेकिन देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी के काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में स्मार्ट सिटी की ज्यादातर योजनाओं का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में अब आक्रोश है। सड़कों पर गड्ढों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। साथ ही पलटन बाजार में स्कूटी सवार के साथ भी हाल ही में एक हादसा हुआ, जिसमें संबंधित कलेक्टर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चलें कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं कुछ दिन पहले ही स्मार्ट सिटी के काम धीमी गति से चल रहे थे, तो वहीं अब बरसात के सीजन के कारण स्मार्ट सिटी के काम और भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो वहीं उधर स्मार्ट सिटी की सीईओ का कहना है कि स्मार्ट सिटी के अभी 35% काम पूरे हो चुके हैं और 2023 तक सभी काम पूरा कर लिया जाएगा। बताते चले कि स्मार्ट सिटी के सीईओ ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि कामों के चलते लोगों को दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की लोगों को परेशानी या गंभीरता से बचाया जा सके। हालांकि आर राजेश कुमार ने कहा है कि जो भी शिकायतें हैं उन पर गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा और पलटन बाजार में हादसे पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो वहीं एक और लापरवाही पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। भले ही अधिकारियों का दावा है कि स्मार्ट सिटी का काम समय से पूरा कर लिया जाएगा, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों में नाराजगी देखने को साफ मिल रही है। देहरादून में स्थानीय निवासियों ने स्मार्ट सिटी की कछुआ गति को लेकर काफी रोष व्यक्त किया। और बागेश्वर के जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने राज्य के कर्मचारियों की जीन्स और टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित ड्रेस कोड में कार्यालय आने के निर्देश भी दे डाले। जीन्स और टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी तक दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने कहा है कि जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं कर रहे। अधिकतर लोग जीन्स और टी शर्ट में अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष में बैठ रहे हैं और बैठकों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के कर्मचारी होने के नाते ये शोभा नहीं देता, इससे कार्यालय प्रबंधन की छवि खराब हो रही है, समाज में इसका गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय अवधि के दौरान पूर्ण गणवेश में कार्य करने के निर्देश हैं। साथ ही आदेश का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोक निर्माण विभाग के नियमित वर्क चार्ज कर्मचारियों से वसूली के आदेश जारी होने के बाद अब कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। दरअसल कर्मचारियों ने मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित चीफ इंजीनियर कार्यालय में प्रदर्शन किया और रैली निकालकर धरना दिया गया। चेतावनी दी गई कि जब तक वसूली के आदेश वापस नहीं लिए जाते आंदोलन जारी रहेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि वक्ताओं ने कहा कि फील्ड कर्मचारियों द्वारा वर्क चार्ज में की गई सेवा अवधि में शासनादेश के अनुरूप वेतन भत्ते और वेतन बढ़ोतरी की गई है।
साथ ही समय समय पर स्वीकृति वेतनमानों और शासनादेशों के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया है और एरियर का शासनादेश के अनुसार भुगतान भी किया गया। नियमितीकरण होने की वजह से अब वेतन का निर्धारण उसी स्तर से आगे बढ़ाया जाएगा जिससे कि वो वर्क चार्ज अवधि में वेतन पाते थे, लेकिन विभाग ने फील्ड कर्मचारियों की वर्क चार्ज अवधि में लिए गए वेतन का दोबारा से निर्धारण करते हुए मूल वेतन कम कर दिया है और अब फील्ड कर्मचारियों से लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जब तक चीफ इंजीनियर की ओर से वसूली रोकने के आदेश वापस नहीं लिए जाते तब तक धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कर्मचारियों की तरफ से कह दी गई है।